अगर आपके अपने फाइनेंसेस ठीक नहीं किए, आपने कर्जे बढ़ा लिए, अपने टैक्सेस सही जगह नहीं लगाए, हमारी अपॉर्चुनिटी ये कि आईएमएफ आपको पैसे दे रहा है और साथ में आपको एंडोर्समेंट दे रहा है, दोनों चीजें कर रहा है। तो मैं आपके घर के लिए ये सपोर्ट दे रहा हूँ, तो आप इस सपोर्ट को यूज करो और मैं जिस तरह प्लान दे रहा हूँ उसको भी इस्तेमाल करो ताकि अपने आप को ठीक करो। भाई अब ये हमारे ऊपर है ना कि हम अपना प्लान क्या लेके जाते हैं। आप एनर्जी में महंगे तरीन हो, आप टैक्स में सबसे ज्यादा हो, क्यों कोई इन्वेस्ट करेगा आपके पास? तो हमारे पार्टनर कंट्रीज के साथ हमारी क्यों बातें जो है इतनी स्ट्रांग नहीं रही हैं? इसी वजह से कि हमने उनसे कहा यार पैसे दे दो, डिपॉजिट्स दे दो। तो आपने कर्जे इतने ज़्यादा लिए, उनको इस्तेमाल सही से नहीं किया, अपने लोगों के लिए बेहतरी के लिए काम नहीं किया। दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रोग्राम हमने लिया आईएमएफ के। हम न्यूक्लियर पावर हैं, हम कुछ अपना खुद इज्जत करवाएं यार। अब देखिए 26 मिलियन बच्चा आउट ऑफ स्कूल है आपका, मोस्ट स्टंटेड बच्चा आपके पास है सब दुनिया का। दुनिया में जो डिफरेंस क्रिएट करती है कौमें, उसका एक फैक्टर सबसे बड़ा होता है एजुकेशन। अच्छा सर, अगर हम कंट्री पार्टनरशिप स्ट्रेटजी पॉलिसी फ्रेमवर्क को देखें तो उसके ज़रिए हमें आने वाले साल में प्रोबेबिलिटी है कि वर्ल्ड बैंक से $8 अरब मिलेंगे। तो ये तो हो गया, बाकी मुझे बताएं कि और हमें आईएमएफ से भी जो कर्जा मिलता है, क्या वो अकेला सफिशिएंट है हमारी ज़रूरतों के लिए, जितने भी हमारी माली ज़रूरियात हैं? अच्छा देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए आईएमएफ से जो कर्जा मिलता है ना, वो कुछ डॉलर्स होते हैं, कुछ बिलियन डॉलर्स होते हैं। कभी वो एक छोटा प्लान होता है जिसमें 2-2.5 बिलियन 3 बिलियन डॉलर्स जो अभी हमने पूरा किया जी। कभी उसका 6-7 बिलियन डॉलर का बड़ा प्लान होता है, 2-2.5 साल का होता है, जैसे अभी हम होप कर रहे हैं। जी ठीक है। तो इसकी टेक्निकलिटीज़ में नहीं जाऊंगा मैं कि एक एसबी होता है और दूसरा जो है वो मतलब बेल आउट्स क्या होते हैं, नॉन बेल आउट्स क्या होते हैं। तो हमने आपको बताया 23-24 प्रोग्राम्स, हम तकरीबन 24 प्रोग्राम ले चुके हैं, अब शायद 25वां होगा डेफिनेटली। और जो है वो कोई 6 बिलियन डॉलर्स की बात हो रही है। देखें आईएमएफ की 5-6 बिलियन डॉलर्स जो है ना ऑन द फेस ऑफ इट ये कुछ ज़्यादा नहीं है, लेकिन इनकी एक्चुअली इनकी वर्थ बहुत है इन टर्म्स ऑफ देयर इम्पैक्ट। ठीक है। आईएमएफ का साथ आना दुनिया का निज़ाम भी बन चुका है। आईएमएफ इंडोर्स करता है आपको। ये ऐसे ही कि आपको एक अमीर आदमी जो है आपको इंडोर्स, या आपको एक क्रेडिबल आदमी इंडोर्स करे और आपको कर्जा मिल जाए, आपको जो है वो बैंक कहेगा जी ठीक है इसके पीछे इसने जो है ना इंडोर्स किया हुआ है, इसकी क्रेडिबिलिटी है, ये ऐसा इंस्टीट्यूशन है या ये एक ऐसा पर्सन है या ऐसा जो है वो कॉर्पोरेट है जिसने आपको बैक किया हुआ है। इसी तरह से आईएमएफ है दुनिया का। आईएमएफ आपको जब इंडोर्स करता है तो उसका मतलब ये हुआ कि दुनिया आपको कर्जा देना शुरू हो जाती है, या इन्वेस्ट करना शुरू हो जाती है, या ट्रेड करना शुरू हो जाती है, या एटलीस्ट बढ़ा देती है आपके साथ। क्यों? क्योंकि अगर आपके अपने फाइनेंसेस ठीक नहीं किए, आपने कर्जे बढ़ा लिए, अपने टैक्सेस सही जगह नहीं लगाए, खर्चे बढ़ा लिए आपने, जिसकी वजह से पूरा एनवायरनमेंट चोक हो गया, आपकी फुटप्रिंट बहुत ज़्यादा है गवर्नमेंट का, आपने पूरी इकोनॉमी को जो है ना वो होस्टेज करके रखा हुआ है, ठीक है। तो उस सिलसिले में ये होता है कि आईएमएफ साथ आता है आपके, तो आईएमएफ कहता है अब ये मेरे प्रोग्राम में आ गया है, अब ये मेरी कंडीशनैलिटीज़ को पूरा कर रहा है, मेरे फ्रेमवर्क को लेके चल रहा है, तो दुनिया वालों अब इसको आप सपोर्ट करो। इसे कहते हैं आपका एनओसी एक तरह से, ठीक है, या ये कह लें कि आपको एक तरह से वो इंडोर्स कर देता है। तो ये इम्पैक्ट ज़्यादा है आईएमएफ का। हमारे लिए क्या प्रॉब्लम है या हमारे लिए क्या सबक है इसके अंदर? हमारी अपॉर्चुनिटी ये कि आईएमएफ आपको पैसे दे रहा है और साथ में आपको एंडोर्समेंट दे रहा है, दोनों चीज़ें कर रहा है कि भाई डॉलर्स भी ले लो, अपने बैलेंस ऑफ पेमेंट जो आपकी जो क्राइसिस है या आपने कर्ज़ों के अदायगी के लिए डॉलर्स नहीं बचाए अपने लिए, खुद अपने आप को आपने घर को ख़राब कर लिया, तो मैं आपके घर के लिए ये सपोर्ट दे रहा हूँ, तो आप इस सपोर्ट को यूज़ करो और मैं जिस तरह प्लान दे रहा हूँ उसको भी इस्तेमाल करो ताकि अपने आप को ठीक करो आप। भाई अब ये हमारे ऊपर है ना कि हम अपना प्लान क्या लेके जाते हैं। हम चुपचाप आईएमएफ के पास जाएं कि जी ठीक है 6-7 अरब को डाल, आप हमें कर्जा दे दें, हम 2 साल में वही करेंगे, अपने जो है ना सारे वेस्टेजेस वहीं रखेंगे, टैक्सेस सही जगह लगाएंगे नहीं, खर्चे बढ़ाते रहेंगे, कर्जों को ठीक करेंगे नहीं अपने निचोड़ और आपके जो है ना वो कर्जा भी जो है पूरा करके और आपकी कंडीशंस भी पूरी कर देंगे कि अपने लोगों पे हम बर्डन भी डाल देंगे, महंगाई भी डाल देंगे, इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस भी डाल देंगे, गैस प्राइसेस बढ़ा देंगे, सब कर देंगे। ठीक है, गैस प्राइसेस रिसोर्स की जो है ना वो मार्केट वैल्यू पे प्राइस होनी चाहिए, इसमें कंप्लीटली एग्री करता हूँ, यही होनी चाहिए। रिसोर्स की जब तक आप प्राइस मार्केट पे नहीं करते उसकी कदर नहीं आती। लेकिन मैं एक बात कर रहा हूँ कि आप स्ट्रक्चरल चीज़ें ठीक ना करो, बिजली का जो निज़ाम पहुँचाने का जैसे मैंने पहले कहा वो सड़ गया है आपका, उसमें इन्वेस्ट ना करो, उसको ठीक ना करो, उसमें पॉलिटिसाइज कर दो उस निज़ाम को और फिर कहोगे जी इसमें से 30% कॉस्ट तो यहीं से आ जाती है, फिर अपना हमने टैक्सेस सही जगह नहीं लिए तो उसमें टैक्स भी आप बिल्ड कर देते हो। आपका यूनिट 70 रुपये 80 रुपये का यूनिट बिक रहा है, पूरे जो है रीजन में जो है इसका 1/3 नहीं है, 1/4 1/5 नहीं है पूरे रीजन में। आप एनर्जी में महंगे तरीन हो, आप टैक्स में सबसे ज़्यादा हो, क्यों कोई इन्वेस्ट करेगा आपके पास? आपके अपने लोग तंग हो जाएंगे भाई, आप इतनी महंगाई उन पर डाल देंगे और ग्रोथ आपकी सिर्फ 2% है। तो जो पॉवर्टी में इजाफा हुआ है 40% तक पॉवर्टी पहुंच गई आपकी, अनएम्प्लॉयमेंट कहाँ से कहाँ चली गई, पॉवर्टी आपका 40% पहुंच गया, तो आप लोगों को गरीब करते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसकी आमदन में इजाफा नहीं हो रहा,
ये बहुत कम से हो रहा है, और महंगाई उसको जो है एक्सपोनेंशियली 25-30% मिल रही है, 2% उसकी आमदनी में इजाफा हो रहा है मुश्किल से। तो कितना बड़ा गैप है नेगेटिव, जिसकी वजह से वो गरीब हो रहा है, और ऊपर से आप उसको बेसिक्स भी नहीं देते हो। एजुकेशन हेल्थ भी अपनी वो खुद करता है, सिक्योरिटी भी खुद करता है अपनी, वो ट्रांसपोर्ट भी खुद करता है अपनी, वो सब चीज़ें खुद करता है। कोई उसका वेलफेयर वो नहीं है, कोई उसका रिटायरमेंट के बाद उस तरह से प्राइवेट सेक्टर में नहीं है जो गवर्नमेंट में होता है। तो भाई आप अगर एक तरफ निज़ाम कर देंगे पूरा, ठीक है, कॉर्नर कर देंगे निज़ाम को, तो आपकी इतनी बड़ी पॉपुलेशन कहाँ जाएगी। तो कहने का मतलब ये कि IMF का जो 6-7 अरब डॉलर का भी प्लान है 2-2.5 साल का, उसमें आप अपनी कॉस्ट बढ़ा देते हैं, उसके पैसों को यूज़ करके अपने लिए स्मार्टली बेहतरी नहीं लाते आप। ये कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है गज़ाल कि आप, मैं आपसे पैसे लूँ, ठीक है, और उसको यूज़ करके अपनी बेहतरी भी लेकर आऊँ और आपके पैसे भी वापस दूँ। बिल्कुल, ये तो बिजनेस हुआ ना, यही करना चाहिए हमें। लेकिन इसमें आप रिटर्न दोनों का होना चाहिए ना, या मैं ये करूँ आपके पैसे लूँ, खा जाऊँ और बस फिर कहूँ या दोबारा दे दो, तो आप मेरे पे कंडीशंस लगाते जाओगे। आपके दोस्त भी आपको जो है रेगुलर बेसिस पे पैसे नहीं देंगे। अगर आप मेक श्योर कि आप वापस पे कर सको। आप अपनी दोस्ती भी खराब करेंगे। तो हमारे पार्टनर कंट्रीज के साथ हमारी क्यों बातें जो है इतनी स्ट्रांग नहीं रही हैं? इसी वजह से कि हमने उनसे कहा यार पैसे दे दो, डिपॉजिट्स दे दो, या बस शॉर्ट टर्म के लिए दो। अरे भाई उनके साथ आप ट्रेड करें, इन्वेस्टमेंट की बात करें, ठीक है, एक विन विन क्रिएट करें। लेकिन ये सब चीज़ें वो कहते हैं जब आप कर्जा बहुत ज़्यादा लेते हैं ना, तो आप अपने फ्यूचर को कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। ऐसे ही है ना? बिल्कुल। तो आपने कर्जे इतने ज़्यादा लिए, उनको इस्तेमाल सही से नहीं किया, अपनी लोगों के लिए बेहतरी के लिए काम नहीं किया, या तो उनको खर्च कर दिया, उड़ा दिया, और अब आप फिर जाकर हाथ फैलाते हैं। तो वो कहते हैं यार अब आपने, सऊदी अरेबिया ने ये क्या किया था आपको याद है? डेवोस में उन्होंने, फाइनेंस मिनिस्टर ने ये कहा था कि जी अब सारे कंट्रीज़ को कहें कि अपना ज़रा अपने आप को बेहतर करें, अपनी हालत बेहतर करें, वरना वो IMF के कहते थे और हमें कर्जा मिल जाता था। अब क्यों नहीं होता? इसलिए कि हमारे लिए ऑप्शंस बहुत ज़्यादा कम होते जा रहे हैं, लिमिटेड हो गए। जब तक हम अपने आप को, अपना घर खुद बेहतर नहीं करेंगे, अपना प्लान क्रिएट नहीं करेंगे, अपने लोगों के लिए एक होम ग्रोन प्लान नहीं होगा, और वो अब बिल्कुल ग्राउंड रियलिटी को रखते हुए प्लान हो, और लोगों पे बर्डन नहीं डालें, अपने खर्चों को कम करे गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट है, अपने खर्चों को कम करे, अपने टैक्सेस को सही जगह लगाए, और अपने कर्ज़ों को कंट्रोल करे, रुपये को छापे कम। सबसे बड़ा जो इन्फ्लेशन का आज रीज़न है, रुपया छापना है। 8.5 ट्रिलियन रुपया इस वक्त मार्केट में घूम रहा है। बिल्कुल। और ये स्टेट बैंक जो ओपन मार्केट ऑपरेशन करता है, यानी कि जो बैंकों को पैसे देता है कि जाएं आप गवर्नमेंट को पैसा दें, इनडायरेक्टली जो फंड कर रहा होता है, वो कितना कितना कर रहा है? 6-6, 7-7 खरब रुपया कर रहा है। ऐसे ही। और उसमें नोट छप रहा होता है, आपको पता है, ज़्यादा से ज़्यादा जब नोट छप रहा है, आप खुद बताएं उस नोट की फिर कीमत क्या रहेगी मार्केट में। आप फ्यूचर इन्फ्लेशन आज कर रहे हो, अगर आज नोट छाप रहे हो तो फ्यूचर की महंगाई आज आप क्रिएट कर दिया आपने, क्योंकि नोट तो छप गया, वो गवर्नमेंट में जाता है, वो वापस जो है। और स्टेट बैंक क्यों रेट बढ़ा के रखता है? इसलिए बढ़ा के रखता है कि गवर्नमेंट का जो रूम है ना, फिस्कल रूम, वो कम हो जाए, वो खर्च ही ना कर सके, ताकि वहाँ से जो रूट कॉज है ना इन्फ्लेशन की, वो कम से कम हो। तो रूट कॉज तो रुपया छप रहा है उससे हो रही है। स्टेट बैंक का इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग रोल आता है। तो मेरे ख्याल में ये जो IMF की आपने बात की ना, ये इन्डोर्समेंट ज़्यादा है, इससे हम पैसा लेते हैं। 24 प्रोग्राम में अभी तक हमने क्या किया मुझे बताएं? दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रोग्राम हमने लिया IMF के, सबसे बड़े हम क्लाइंट हैं IMF के, नंबर ऑफ प्रोग्राम्स की सूरत में, नॉट साइज ऑफ द प्रोग्राम, नंबर ऑफ प्रोग्राम्स। वो तो अर्जेंटीना और इजिप्ट हमसे काफ़ी आगे हैं अभी, और श्रीलंका भी है, और भी हैं कंट्रीज़। बट पॉइंट ये है कि हम क्यों उन 4-5 कंट्रीज़ में दुनिया की, जो कि सबसे ज़्यादा जो है वो IMF के पास गए, प्रोग्राम्स लिए और आज भी ठीक नहीं हुए, तो हम क्यों इसके अंदर, हम ये क्यों नहीं फील करते कि यार हम इन 4-5 कंट्रीज़ में जो वर्स्ट मैनेज इकोनॉमीज़ हैं, उनमें से हम न्यूक्लियर पावर हैं, हम कुछ अपना खुद इज्जत करवाएं यार। तो सबसे बड़ी बात ये होगी कि अपना प्लान क्रिएट करें। हर चीज़ हम कर सकते हैं। अल्लाह ने आपको मौसम भी दिए हैं, पूरा कंट्री इतना दिया है, लोकेशन दी है, मतलब मैं इतनी चीज़ें गिनवा सकता हूँ पोटेंशियल की कि, लेकिन बात वही है ना, इट्स नॉट अबाउट हाउ मच रिसोर्सेज यू हैव, इट्स अबाउट हाउ यू मेक द बेस्ट आउट ऑफ देम। बिल्कुल। आपके पास 1 अरब रुपया है तो आप तभी खुश नहीं हो सकते। 1 करोड़ रुपए को भी अगर आप 1 अरब बनाने का आपका प्लान है ना, तो वो बेस्ट होगा। वरना आपको जितने पैसे मिल जाएं आप उड़ा देंगे उनको, तो कोई फायदा नहीं हो। तो खैर ये IMF की जो बात है, इसमें हम बहुत कुछ कर सकते हैं अपने लोगों के लिए बेहतरी के। अच्छा, मुझे एक तो सर मुझे जल्दी से ये बताएं ब्रीफली कि नेक्स्ट ईयर हमने कितना पैसा IMF को वापस करना है? देखिए हमने टोटल जो वापस करना, देखिए IMF का कोई इतना ज़्यादा कर्जा नहीं है हमारे ऊपर। ये मैं आपको बताता हूँ, जो टोटल डेट है ना पाकिस्तान का, टोटल फॉरेन डेट जो डॉलर्स का है, वो 130, 134, 35 अरब डॉलर के दरमियान में, ठीक है। अच्छा, इसमें पब्लिक डेट जो गवर्नमेंट ने लिया हुआ है, इन वन वे और दी अदर, पब्लिक डेट जिसे कहते हैं या गवर्नमेंट डेट जिसे कहें, वो 100 अरब डॉलर से भी कम है, ठीक है। अब 100 अरब डॉलर के अंदर ना जो मेन हिस्सा है ना 27-28 बिलियन डॉलर, वो चाइना का है। अच्छा जी। IMF का तो 10 अरब से भी कम है, क्योंकि हम साथ साथ पे करते रहते हैं ना, 6-7-8 अरब पे होगा मेरे ख्याल में। फिर पेरिस क्लब का है, कोई 10-12 अरब डॉलर्स हैं। फिर आपका वर्ल्ड बैंक है, फिर और दूसरे डोनर्स हैं। लेकिन अच्छी बात ये कि हमारा जो है ना मल्टीलेटरल या
इस तरह के ज़्यादा हैं, बायलैटरल ज़्यादा हैं। यानी कि या तो हमने IMF, वर्ल्ड बैंक, ADB इनसे कर्जे लिए हुए हैं, या फिर हमने सऊदी अरेबिया, चाइना, UAE इनसे कर्जे लिए हुए हैं। हमने जो पब्लिक है ना उससे कम कर्जा लिया हुआ है। श्रीलंका ने ज़्यादा लिया हुआ था पब्लिक से, बॉन्ड जिसे कहते हैं, बॉन्ड इशू करते हैं ना, पब्लिक से ज़्यादा लिया हुआ था। इसलिए उसका प्रॉब्लम ये हुआ कि उसने वापस ज़्यादा पब्लिक को देना था। हमने तो आज सऊदी अरेबिया से रिक्वेस्ट करते हैं, वो रोल ओवर कर देता है। चाइना से रिक्वेस्ट करते हैं, वो कहता है ठीक है यार अगले साल दे देना। रेट लेता है वो, उसके ऊपर रेट तो लगा हुआ है, मुफ्त कोई चीज़ नहीं आज की दुनिया में, ठीक है। लेकिन पॉइंट ये है कि यार हम ये तो एडॉक बेसिस पे ना क्यों करते रहे। तो खैर अगले साल जो हमने देना है कोई 23-24 अरब डॉलर हमने देना है अगले साल जी। उससे भी अगले साल 23-24 ही देना है, उससे अगले साल भी 23-24 ही देना है। तकरीबन कुछ 70-75 अरब डॉलर हमने देना है 3 सालों में, सिर्फ बाहर का कर्जा। लेकिन होता ये कि इसमें आधा कर्जा रोल ओवर हो जाता है, यानी कि आधा कर्जा कहते हैं कि जी ये आधा कर्जा अगले साल दे देना, लेकिन कर्जा तो है ना, देना तो है भाई, रोल ओवर तो कर रहे हैं, कर्जा तो है ना। तो उस कर्जे को मैनेज करना पड़ेगा, रीप्रोफाइल करना पड़ेगा। रिस्ट्रक्चर की भी बात नहीं है, रीप्रोफाइल करना पड़ेगा एटलीस्ट। फिर वो कहेंगे लोकल डेट को भी, लोकल डेट ज़्यादा बड़ा है, लोकल कर्जा ज़्यादा बड़ा है बैंकों से जो आपने लिया हुआ है, आपको पता है। तो आप मुझे ये बताएं सर कि कर्जा तो हम ऐसे लेते रहेंगे, हमें देना भी पड़ेगा वापस। कभी हम हो सकता है कि IMF की डिपेंडेंसी से निकल सकें और सेल्फ इंडिपेंडेंट हो सके हम कभी? एब्सोल्युटली हो सकता है, अभी हो सकता है। रियलिस्टिकली क्या लेकिन नजर आ रहा है? हो सकता है, अभी हो सकता है, अभी हो सकता है और होगा में बहुत फर्क है। देखिए वो तो मैं कह रहा हूँ हो सकता है ना, अब होगा नहीं होगा वो तो फिर डिपेंड करता है कि करने वाले कौन है। हो तो सकता है ना, हम तो बात करें कि पॉसिबिलिटी है या नहीं। भाई ये होप किस पे होती है, होप तो पॉसिबिलिटी भी होती है। बिल्कुल। तो मैं कह रहा हूँ पॉसिबिलिटी तो है। आज मैं कह रहा हूँ आप एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान दें, आज वो सारी बेसिक चीज़ें करें जो हमने भी बात, हमने भी डिस्कस हमने पेंशन की बात की, हमने जो है सिविलियन गवर्नमेंट रिफॉर्म कट की, साइज ऑफ द गवर्नमेंट कट की बात की, हमने पेंशन से अलावा SOEs की बात की, हमने प्राइवेटाइजेशन की बात की, हमने टैक्सेस सही जगह लाने की बात की, किस सेक्टर्स पे लगने चाहिए, कितने लगने चाहिए, कौन कितना टैक्स दे रहा है, किस तरह से हो सकता है, ये भी हमने बात की। हाउ एंड व्हाट ये भी हमें पता है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पता है क्या है? हु विल डू इट, ये है इंपॉर्टेंट, कौन करेगा। और इसमें विल आती है, सबको मिलकर बैठना होगा। फिर हमने बात की लोकल गवर्नमेंट कैसे क्रिएट करें, कैसे सर्विस डिलीवरी बेहतर हो सकती है, पूरा स्ट्रक्चर कैसे बेहतर हो सकता है, गवर्नमेंट का फुटप्रिंट कितना ज़्यादा है, रेगुलेटर का फुटप्रिंट कितना ज़्यादा है, कैसे कम रेगुलेशंस इफेक्टिव रेगुलेशंस के साथ बेहतरी ला सकते हैं, इन्वेस्टर को कैसे अट्रैक्ट कर सकते हैं, बेयर मिनिमम लेवल पर कंपनीज अपनी किस तरह से बनाएं, किस तरह से मैनेज करें। देखें वी कैन गो ऑन एंड ऑन, सब कुछ हो सकता है। बात सिर्फ बिल की है ना। आज आप फैसला करें कि मुझे रिटेल, होलसेल एंड ट्रेड जो कि 20% इकोनॉमी का मुझे टैक्स नेट में लेकर आना है, ठीक है। क्यों करें ना, कोई हड़ताल करे, जाए ना, मार्केट बंद करे, भाई मैनेज करना है ना आपने, करके करें। क्यों नहीं करता कोई UAE में इस तरह, सऊदी अरेबिया में क्यों नहीं करता, इंडिया में कोई क्यों नहीं करता, चाइना में क्यों नहीं करता, यूरोप में क्यों नहीं करता कोई, अमेरिका में क्यों नहीं करता, ऑस्ट्रेलिया में क्यों नहीं करता कोई, कनाडा में क्यों नहीं करता कोई। वहाँ पे इतना पॉलिटिसाइज नहीं होगा जितना यहाँ पे। एग्जैक्टली नहीं, दूसरा बिल भी है ना। देखिए बहुत बड़ी चीज़, देखिए एक फ़र्क सबसे बड़ा पता क्या है जिस पे हम स्पेंड नहीं कर रहे और हमें इसका बहुत बड़ा इशू होगा, वो है ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स हमारे पास सबसे बड़ा रॉ यही है, हमारे पास रॉ रिसोर्स यही है, इसको हमने कन्वर्ट करना है। अगर हमने ये सबसे बड़े न्यूक्लियर, अब देखिए 26 मिलियन बच्चा आउट ऑफ स्कूल है आपका, बिल्कुल ऐसे 26 मिलियन से ज़्यादा होता जा रहा है। मोस्ट स्टंटेड बच्चा आपके पास है सब दुनिया का, यानी कि उसको खुराक पूरी नहीं मिल रही। बच्चा प्राइमरी लेवल से लेकर 16 साल तक के बच्चे, ये 26 मिलियन बच्चा आउट ऑफ स्कूल ये है। स्टंटेड बच्चा 40% है। जो बच्चा मैथ और साइंस नहीं पढ़ सकता 75% है वो आपके पास। मुझे बताएं, जिसकी जनरेशन जो है प्लान ना हो रही हो, मैं तो कहता हूँ हम जो ये डिबेट करते हैं, जो डिस्कशन करते हैं, ये शॉर्ट टर्म चीज़ों पे करते हैं कि जी कर्जा ठीक कर लो, SOEs ठीक कर लो, पेंशन ठीक कर लो, फिजिकल डेफिसिट ठीक है। भाई जनरेशन आपकी स्टेक पे है, न्यूक्लियर एसेट आपका स्टेक पे। ये जो यंग बच्चा है, ये बच्चा आपके लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है अगर आपने इसको सही से कंटेन नहीं किया, पढ़ाया नहीं, इसकी सेहत का ख्याल। माएँ, हमारे यहाँ माएँ जो हैं, जो बच्चा कंसीव करती हैं, वो अंडर न्यूट्रिशन है, मेल न्यूट्रिशन है, वो उनको खुराक से नहीं मिल रही। भाई वो बच्चे क्या अच्छे माएँ, वो किसने कहा था कि माएँ मुझे अच्छी माएँ दे दो, मैं आपको बेहतरीन जनरेशन देता हूँ? नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा था। नाम भूल गए, लेकिन बात कितनी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। और आप वही नहीं कर रहे। जब वो वही नहीं कर रहे, आप कहते हैं यार मेरे यहाँ ये प्रॉब्लम्स हैं, मेरे यहाँ कैपेसिटी नहीं है, लोग कॉम्पिटेंट नहीं हो रहे हमारे यहाँ। तो भाई उसकी वजह ये है कि अब जो जनरेशन आती जा रही है, आपने उसको सही तरीके से पढ़ाया ही नहीं। आपको पता है दुनिया में जो डिफरेंस क्रिएट करती है कौमें, उसका एक फैक्टर सबसे बड़ा होता है एजुकेशन। बिल्कुल, ठीक है। हेल्थ एंड एजुकेशन, और एजुकेशन पहले आती है। वैसे मैं तो कहता हूँ हेल्थ आती है, लेकिन एजुकेशन इसलिए पहले आती है कि एजुकेशन होगी तो आपको सब कुछ कॉन्शियस होगा ना, आपको यार हेल्थ भी होती है, ये भी होता है, सब होता है। बिल्कुल। तो बात ये कि ये बेसिक्स पे आप कर ही नहीं रहे हैं, और हम कह रहे हैं कि यार ये शॉर्ट टर्म की चीज़ें। सबसे बड़ा इशू ये है कि बच्चे आउट ऑफ स्कूल है आपके। अच्छा, इसी से मुझे बताएं कि एजुकेशन की आपने बात की, बजट आने वाला है। हम वही, मैं पहले भी बड़ी दफ़ा जिक्र कर चुका हूँ कि
हमें सब कुछ पता है सर, हमें पता है कि बीमारी क्या है, इलाज क्या है, मसला ये करेगा तो करेगा कौन करेगा, बड़े अरसे से पता है, इम्प्लीमेंटेशन का, एग्जीक्यूशन का मसला है। तो हमें ये भी पता है कि एजुकेशन कितना ज़रूरी है, एजुकेशन का कितना बजट होना चाहिए वो भी हमें पता है, लेकिन मिलता वो नहीं है। बजट आने वाला है, व्हाट डू यू थिंक, आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, कोई तब्दीली आएंगी नहीं आएंगी? अब देखें इसमें आगे ना ये सवाल कि एक्सपेक्टेशन क्या है, मतलब हो क्या सकता है और होगा क्या। क्या हो सकता है हमने बात की है भाई। आप जो प्रोविंशियल लेवल पे है वहाँ पे एजुकेशन और हेल्थ का बजट ज़्यादा आता है, क्योंकि वो आपने जो है उसको डिवॉल्व किया है प्रोविंसेस को, NFC वगैरह आपने देते हैं आप, तो जिसमें गवर्नमेंट जो है 56-57% अपने टैक्सेस का दे देती है नीचे, और उसके बावजूद वो खर्च ही नहीं करते, और वो फिर जो है ना वो लेके बैठ जाते हैं टैक्सेस प्रोविंसेस, और फिर वो जो है उसको खर्च भी नहीं करते उस तरह से, और जो है उसके अगेंस्ट खुद भी टैक्स इकट्ठा नहीं करते ना। तो इसमें भी बैलेंसिंग एक्ट होना चाहिए कि भाई एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल पावर सारी आप प्रोविंसेस को और ज़्यादा दें, और वो प्रोविंसेस जो है ना नीचे फिर डिवॉल्व करें, ये भी उन पे लगाएं कि भाई आप डिवॉल्व करें, इंसेंटिवाइज करें उनको, या फिर पीनलाइज भी कर सकते हैं कि जी आप डिवॉल्व करें। मैंने कहा ना बॉटम अप होती है चीज़। तो लोकल गवर्नमेंट होगी, प्रोविंसेस के पास कुछ मेजर चीज़ें होंगी, कुछ जो है की इश्यूज़ होंगे जो प्रोविंसेस लेवल पे हो सकते हैं, लेकिन सब चीज़ें नीचे दें, हेल्थ, एजुकेशन, पानी, इंफ्रास्ट्रक्चर, हर चीज़ नीचे दें, और ख़ुद वो टैक्स भी इकट्ठा करें और जो है ना उसको फंड भी करें, और इकोसिस्टम नीचे लोकल लेवल पे खड़ा हो। आप यकीन करें आपकी जड़ें बेहतर होना शुरू होंगी ना, आपके ऊपर उसके इम्पैक्ट्स आना शुरू होंगे। तो ये जो आप कह रहे हैं बजट में क्या होगा, बजट में होगा वही जो कि हम देखते हैं, क्योंकि हमारे कंस्ट्रेंट्स बहुत ज़्यादा हैं। हमने अपने आप को खुद जो है वो इतना कर लिया है, इतना वीक कर लिया है कि हम शायद उसमें अब निकलना मुश्किल लगता है। लेकिन ये आपको ना एक बड़ी कॉल लेनी पड़ेगी कि भाई प्रोविंसेस को भी नीचे देखना पड़ेगा, लोकल लेवल पे डिवॉल्व करना पड़ेगा, और प्रोविंसेस को हेल्थ एजुकेशन में ना सिर्फ एलोकेट करना पड़ेगा बल्कि उसकी इफेक्टिव यूटिलाइजेशन भी देखें। आप मुझे एक बात बताएं, 18 अमेंडमेंट के बाद आज तक सारा पैसा आया है ना प्रोविंसेस के पास? जी आया। प्रोविंसेस में जाएं, कुछ अच्छी चीज़ें हुई हैं डेफिनेटली, कि कुछ हेल्थ सेक्टर में बड़े लेवल पे काम हुए हैं, सिंध में भी काम हुए हैं, पंजाब में भी हुए हैं, KP में तो अच्छे खासे हुए हैं, पंजाब में भी हुए हैं, सिंध में भी अच्छे काम हुए हैं। बट वो जो कहते हैं ना कि एक आपका क्रॉस द बोर्ड चीज़ हो जाए कि एक छोटे से छोटा हॉस्पिटल भी मैं जाऊँ गवर्नमेंट के, तो मुझे क्वालिटी नजर आ रही है, मिनिमम क्वालिटी, या मैं किसी भी छोटे छोटे स्कूल गवर्नमेंट में जाऊँ, गवर्नमेंट स्कूल ही मुझे नजर नहीं आते। पहली बात ये है, घोष स्कूल्स हैं, घोष एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है। यानी कि आप अगर जो एजुकेशन का बजट एलोकेट करते हैं ना, उसमें से 60-70-80% तक जो है ना वो एक्चुअली जाता है घोस्ट जो है ना वो एम्प्लॉयज़ में, घोस्ट स्कूल्स में, उस तरह, ठीक है। यानी कि एम्प्लॉयज़ में चला जाता है भाई। उससे KPIs ड्रिवन नहीं है ना, आउटकम्स ड्रिवन नहीं है ना, कि भाई अगर हम ये बजट दे रहे हैं, या प्रोविंसेस खुद देखें कि मुझे अगर इतना बजट देना है, इतने टैक्सेस मुझे मिल रहे हैं, या मुझे इतने टैक्सेस लगाने हैं, तो उससे मेरा ये जो हेल्थ और एजुकेशन का और ट्रांसपोर्ट का ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो मेरे अंडर आता है, मैंने कितना बेहतर कर दिया है। अब आज जाएँ एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, और आज से 10 साल पहले जाते तो 10 साल पहले हालत ज़्यादा बेहतर थी, आज ज़्यादा ख़राब है। और 10 साल पहले स्कूल्स थे, आज वो भी नहीं है। बच्चा आउट ऑफ स्कूल देख लेना, क्यों है बच्चा, और किस प्रोविंसेस की सबसे ज़्यादा उसमें जो है वो कंट्रीब्यूशन है। 26 मिलियन बच्चा जो आउट ऑफ स्कूल है, मैं एक खाली आपको नंबर दे रहा हूँ ना, ठीक है, ये तो रिकग्नाइज नंबर है ना, ऑथेंटिक है, कि 26 मिलियन से ज़्यादा, इनफैक्ट 27 मिलियन पहुँचने वाला है। ये बच्चा आउट ऑफ स्कूल है, ये कहाँ है भाई। अगर किसी बहुत बड़ी ये लाइन है, ये जो आप बार भी सुनते हैं, अगर किसी कंट्री को ये नहीं पता कि उसका बच्चा कहाँ है और वो क्या कर रहा है, तो उस कंट्री का मुस्तकबिल आप समझ सकते हैं क्या होगा। आप डेवलप्ड इकोनॉमीज में, मैं कहता हूँ आपको अगर बेंचमार्क बनाना है ना, तो दुनिया की एक इकोनॉमी ऐसी है जिसने अपना सिविलाइज्ड जो वो है ना स्टेचर, अपना सिविल सोसाइटी का स्टेचर जो है, या एक सिविलियन सोसाइटी जो होती है, उसका स्टेचर कहाँ पीक लिए उसने हासिल किया, वो जापान है, ठीक है। आप जाएं ज़रा वहाँ, आप उसको आइडियल बनाएं। आप, मैं कहता हूँ अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया छोड़ दें, आप जापान को आइडियल बनाएं। उन्होंने जो जंगल का कानून और एक सिविल सोसाइटी जो होती है, सिविलियंस का जो एक होता है जो सोसाइटी होती है, आप उसका एक फ़र्क देखें, आपको वो पीक मिलेगी कि इन्होंने इंसानियत की बेहतरी और प्रोग्रेशन को पीक अचीव किया इन्होंने। आप उसको बनाएं ज़रा अपना मॉडल, उससे स्टार्ट करें। आप बेस्ट को बनाते हैं ना, आप ऐसे तो नहीं करते यार इसके बराबर आ जाए, ऐसा नहीं है। आप बेस्ट को बनाएं अपना मॉडल, उसके हिसाब से अपनी ड्राइव करें सारी पॉलिसीज़, और यहाँ पे गरीब से स्टार्ट करें कि ये गरीब को क्या मिलना चाहिए जो हमारी पॉलिसी में हो।
आप ये 2 चीज़ें करें, आप यकीन करें इतने तरीके से आप जो है उस लेवल पे पहुंचेंगे, विद इन फ्यू ईयर्स आप पहुंच सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जिस कौम को ये रियलाइजेशन नहीं है कि उसका 26-27 मिलियन बच्चा आउट ऑफ स्कूल है और जो माँ उसको पैदा कर रही है वो स्टंटेड है, जो बच्चा आ रहा है प्राइमरी 5 साल से नीचे का वो स्टंटेड है, जो बच्चे स्कूल में हैं उनकी मैथ और साइंस ठीक नहीं है, और तो ये हमारी फ्यूचर है। अभी के IMF है, कर्जा है, ये फलाना है, ये फिजिकल डेफिसिट है, इंटरेस्ट रेट्स इतने हैं, अभी इन्वेस्टर नहीं आ रहा, ये आपको पीछे रह जाएंगी चीज़ें सारी। इस पे काम करना चाहिए जी। अरे सर, लास्टली मेरा एक आपसे सवाल ये बनता है कि अगर हम ऑनगोइंग सिचुएशन को भी देखें तो अगर हम बात करें गंदम, खाद और चीनी की, ठीक है, हर साल हम देखते हैं कि ऐसा होता है कि एक पॉइंट आता है, कहते हैं कि स्टॉक बड़ा ज़्यादा हो गया, एक्सपोर्ट करो एक्सपोर्ट करो, हम एक्सपोर्ट करना शुरू हो जाते हैं, फिर एक्सपोर्ट करते करते एक पॉइंट आता है, नहीं 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 बहुत कम हो गया, बहरान हो गया, रोक दो इम्पोर्ट करो। तो ये माजरा क्या है सारा, कोई माफिया है? और अगर माफिया तो इतना मजबूत कैसे कि हर साल सेम चीज़ होती रहती है? असल में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बहुत बड़ा है हमारे, जो मुझे लगता है डिसीजन मेकर्स है ना, ऑफ कोर्स उनके भी स्टेक्स हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली, बिल्कुल, और वो क्योंकि खुद बेनिफिशियरी भी होते हैं, कानून भी बनाते हैं, तो इससे बड़ा तो कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो सकता ना। नहीं हो सकता। तो इसमें ना एक बड़ा रिफॉर्म ये हो सकता है कि आप लेजिस्लेचर को और एग्जीक्यूटिव को, भाई आपके लेजिस्लेचर हैं जो कानून बनाते हैं, एग्जीक्यूटिव वो है जो उसको इम्प्लीमेंट करती है, ठीक है, फिर जुडिशरी और फिर दूसरे, तो आप लेजिस्लेचर को एग्जीक्यूटिव से अलग कर दें। जो कानून बनाने वाले हैं ना वो इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, बिल्कुल, जो इम्प्लीमेंट करने वाले कानून बनाएंगे नहीं, वो इतना बड़ा रिफॉर्म है ना, ये आप करें तो होगा क्या कि जो हमारे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि जो है ज़मींदार भी हैं, ठीक है, रियल एस्टेट वाले भी हैं, टोबैको से लेकर और बहुत सारे, शुगर से लेकर फर्टिलाइजर, बहुत सारे लोग हैं जो इनडायरेक्टली डायरेक्टली ना बैठे हुए हैं डिसीजन मेकिंग में भी, और ख़ुद जो है वो बेनिफिशरीज हुई हैं। अच्छा, मैं सबको गलत नहीं कह रहा, लेकिन इसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि कहीं ना कहीं आता है, वो किसी भी गवर्नमेंट में आप देखें वो होते ज़रूर हैं, और वो करते ही हैं कि वो एक्चुअली डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्योंकि इन्वॉल्व होते हैं तो उनको कहीं ना कहीं फ़ायदा होता है। तो वो इसकी वजह से भी ना इम्पैक्ट पड़ता है इस तरह की चीज़ों में, जहाँ पे एक्सपोर्ट करनी हो नहीं होती, जहाँ पे इम्पोर्ट करनी हो वहाँ नहीं होती, जहाँ इम्पोर्ट नहीं करनी होती वहाँ कर देते हैं। और अभी जो वीट का मसला हुआ है इसके अंदर भी अगर देखें, जो सपोर्ट प्राइस होती है ना वो फंडामेंटली मार्केट इकोनॉमी में होनी नहीं चाहिए, ठीक है। अच्छा, हाँ, क्योंकि आप जाएँ वेस्टर्न इकोनॉमीज़ में आपको सपोर्ट प्राइस बहुत कम मिलेगी कि जी हम आपको इतनी इसकी प्राइस ज़रूर देंगे, भाई कंफर्म कोई प्राइस नहीं होती किसी चीज़ की। इकोनॉमिक्स ये कहती है कि डिमांड सप्लाई पे एक चीज़ क्रिएट होगी, आप डिमांड सप्लाई को ट्रांसपेरेंट बनाएं, इसमें कोई जो है ना वो प्रॉफिटेरिंग ना करे, इसमें आपका सिस्टम स्ट्रक्चर इतने मार्केट के अच्छे हों कि फार्म टू मार्केट जो चीज़ होती है ना, कि जो बन रही है और मार्केट तक पहुंच रही है रिटेल तक, ये पूरा सिस्टम आपका एफिशिएंट हो, ठीक है। कि अगर कोई कॉटन बनता है या गंदम बनती है या फिर शुगर होती है या कुछ भी है, वो जब मार्केट तक पहुंचती है ना तो कोई बीच में इतने चैनल्स ना हो जो कि उसको मैनिपुलेट कर सकें। तो जब मार्केट में सप्लाई टाइम पे पहुंचेगी और इनफ सप्लाई होगी तो उसकी प्राइस ऑटोमेटिकली एफिशिएंट हो जाएगी, सही है, डिमांड के हिसाब से होगी, ठीक है। तो डिमांड के हिसाब से प्लानिंग क्यों नहीं होती, ठीक है ना। दूसरी बात, ये सपोर्ट प्राइस होनी नहीं चाहिए, नंबर 1। सेकेंडली, अगर आप सपोर्ट प्राइस देते हैं हमारी जिस इकोनॉमी में जिसको पॉलिटिसाइज भी किया जाए, तो पॉलिटिकल पर्पस के लिए भी यूज़ होती है, आपको पता है एग्रेरियन इकोनॉमी होना, और वैसे हम कहते हैं एग्रेरियन इकोनॉमी हम मेरे ख्याल में हम ज़्यादातर सर्विस इकोनॉमी की तरफ है, क्योंकि हमारा जो GDP में पोर्शन है सर्विसेज का वो 60% है। तो लेकिन ये कि हमारे यहाँ जो लेबर फोर्स है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो एग्रीकल्चर में है। तो कहने का मतलब ये कि आप अगर सपोर्ट प्राइस देते हैं तो फिर उसको कमिटमेंट पूरी करें। उसका नुकसान क्या होता है, आपने फार्मर को कहा कि जी आपको एक्स प्राइस मिलेगी, आप ये चीज़ उगाएं, ठीक है, आपने गंदम उगाई, गंदम का फ़ायदा ये होगा कि आपकी इन्फ्लेशन कम हो जाएगी क्योंकि वो गंदम आप खाते हैं और अच्छा खासा आपका एवरेज है खाने का गंदम का, और आप बड़े प्लेयर्स में से भी हैं दुनिया के गंदम उगाने में, ठीक है ना, कॉटन उगाने में, गंदम उगाने में, चावल उगाने में, बहुत सारी चीज़ों में आप टॉप 10 में आते हैं। आप देखें इसके बावजूद हम टॉप 10 में आते हैं फिर भी हम फूड इंपोर्ट कर रहे होते हैं। बिल्कुल यार, इससे बड़ी एम्बैरेसमेंट क्या हो सकती है, ये सोचते क्यों नहीं हम खैर, तो ये जो सपोर्ट प्राइस की मैं बात कर रहा हूँ, सपोर्ट प्राइस जब आपने दी और आप जब वक्त आया तो आपने इंपोर्ट की इजाज़त दे दी और इंपोर्ट हो गई और मार्केट थोड़ी फ्लड हुई, थोड़ी सी प्राइस भी, अच्छा प्राइस इकोनॉमिक्स भी अजीब यहाँ काम कर रही है, बेसिक थियरी जहाँ फेल हो गई कि अगर आपकी सप्लाई बढ़ गई है तो मार्केट क्रैश होनी चाहिए ना, प्राइसेस में क्रैश भी नहीं हुई, आप समझ रहे, थोड़ी सी प्राइस नीचे आई है और आपके पास हाथ में भी गंदम रह गई सरप्लस और इंपोर्ट भी कर लिया आपने,
तो एक तो ये कि आप ऑफ कोर्स ये तो एक राइटिंग ऑन द वॉल है कि ये बहुत बड़ा जो है वो ब्लंडर मैं कहूँगा इसको। अच्छा आपने ये कर लिया, फिर आपने सपोर्ट प्राइस भी नहीं दी किसान को। आपने उससे जो प्रॉमिस किया, कमिट किया, आपने कहा यार अब मैं आपको नहीं दे रहा, ठीक है, क्योंकि मेरे को गंदम बहुत ज़्यादा होगी, मार्केट प्राइस से लेना तो ले लो। अच्छा फिर किसान क्या सोचेगा? किसान आपने एक और माफिया क्रिएट कर दिया ना। माफिया क्या, वो बेचारे फिर अपने खुद भी आएंगे रोडों पे। वो अगर वीट जला देते हैं या फिर अगले साल कहते हैं हम वीट उगाएंगे ही नहीं, तो पूरी की पूरी इंपोर्ट करेंगे आप, $2-2.5 बिलियन से भी ज़्यादा, बल्कि ठीक है आप सोचें, बल्कि ज़्यादा से होगी और इंपोर्ट। तो आपके इंपोर्ट बिल पे फर्क पड़ेगा। लोकल आपकी वीट शॉर्ट हो गई, जो खाते हैं लोग वो शॉर्ट हो गई आपकी। तो इन्फ्लेशन कहाँ से कहाँ जा सकती है? फूड इन्फ्लेशन। अच्छा खासा वीट का जो है इम्पैक्ट है उसके अंदर। तो आप सोचिए आप क्या कर रहे हैं। तो आपको कॉटन उगानी होती है तो आप कहते हैं यार ये ले प्राइस ऊपर कर देते, कॉटन मिल जाए। भाई पिछले साल हमारे यहाँ फ्लड आया, सब कुछ हुआ, उसका इम्पैक्ट ही हुआ। यील्ड आपकी थोड़ी सी बेहतर हुई, आपकी अच्छी क्रॉप आई, चावल आ गए, शुगर थोड़ी हो गई। शुगर तो खैर मैं तो कहता हूँ होनी नहीं चाहिए वैसे तो। शुगर आपका वाइट शुगर नहीं होनी चाहिए, आपको शुगर कैन के थ्रू जो है वो ब्राउन शुगर और गुड़ और उस सब का ठीक है, इसको इनकरेज करना चाहिए। लेकिन कॉटन आपके पास आ गई, कॉटन इंपोर्ट नहीं करना पड़ी आपको। वीट आपके पास अच्छी है, वीट इतनी ज़्यादा इंपोर्ट करनी नहीं पड़ी थी लेकिन आपने कर ली। तो बात ये कि इंपोर्ट बिल आपका कम हुआ ना रिलेटिवली, एक्सपोर्ट में थोड़ी सी बेहतरी, क्योंकि कॉटन आपने लोकल सोर्स करवा दी। तो भाई ये पूरा प्लान करें ना। अगर आप इस तरह करेंगे और प्राइस नहीं देंगे कमिट करके, मैं कह रहा हूँ वैसे होनी नहीं चाहिए, लेकिन अगर कर दिए तो भाई कमिट करके दे तो सही, वरना अगले साल वो वीट ही नहीं उगाएगा। जब उसे नहीं उगाएगा तो आपको उसका कितना बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा, बहुत बड़ा। तो देखें सोचना चाहिए ना। ये तो बेसिक्स हैं गजाल। अगर ये भी हम नहीं सोचते तो इसका मतलब अपने आप को मारने पे तुले हुए हैं। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आज आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। बड़ा अच्छा लगा। बड़ी दफ़ा आप लोगों के लिए हमने जूम पे तो बड़े ज़्यादा सेशंस किए हुए, लाइव स्ट्रीम्स किए हुए, लेकिन एक दफ़ा आज फेस टू फेस हमने साथ इन पर्सन बैठ के भी जो अच्छी खासी लंबी हमारी डिस्कशन होगी, लेकिन काफ़ी फ्रूटफुल भी थी। होनी चाहिए, ऐसी बातें होनी चाहिए। तो अब जाते जाते जितने भी देखने वाले को क्या कोई ऐसा मैसेज देना चाहेंगे, बेशक ये यंग एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स को हो गए, इन्वेस्टर्स को हो गए, या गवर्नमेंट को? गवर्नमेंट को ऑफ कोर्स पॉलिसी अपनी जो है वो रीथिंक करनी पड़ेगी, ओवरऑल गवर्नेंस बेहतर करनी पड़ेगी। और जो हमने बातें की हैं ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मेरे ख्याल में गवर्नमेंट में बहुत अच्छे लोग भी बैठे हुए हैं जो ये समझ सकते हैं। सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन की ज़रूरत है, टाइम की, क्योंकि वक्त बहुत कम है हमारे पास और मुकाबला सख्त है। और हमें अगर इस मरतबा अच्छा प्लान हमने नहीं दिया, IMF के साथ बैठ के बात नहीं की और अपने आप को ठीक नहीं किया, तो मेरे ख्याल में फिर प्रॉब्लम्स बढ़ जाएंगी बहुत ज़्यादा। फिर यंगस्टर्स की जो बात है, यंगस्टर्स को ऑफ कोर्स अपने आप को स्किल अपने आप इम्प्रूव करें। दुनिया की सारी रिसोर्सेज, इंफॉर्मेशन, हर चीज़ आपके पाम पर है मोबाइल फ़ोन्स की सूरत में। अच्छी प्रोडक्टिव चीज़ देखें, सीखें, उसको इम्प्लीमेंट करें, अपना स्किल खुद डेवलप करें, अपने आप को काबिल करें, कॉम्पिटेंट बनाएं। किसी पे डिपेंडेंट ना हो कि कोई मुझे आगे एजुकेट करेगा या मुझे जो है कोई और रिसोर्स देगा। खुद सेल्फ सफिशिएंट हो, दुनिया में आपकी बहुत वैल्यू होगी। पाकिस्तान के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अपना जो है ना वो अपना नाम बनवाएंगे। और बाकी प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टर्स के लिए डेफिनेटली पाकिस्तान में पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। आएँ, इन्वेस्ट करें पाकिस्तान में। आज मुश्किलात हैं डेफिनेटली, बट यंग जनरेशन भी हमारे पास है। हमारे पास वो सारी अल्लाह ने रिसोर्सेज दिए हैं जो होनी चाहिए, और पूरे रीजन में हम जो है बहुत कॉम्पिटेंट हो सकते हैं। बस इस चीज़ की ज़रूरत है कि आप आके इन्वेस्ट करें, हैंड होल्ड करें और इस यंग जनरेशन को आगे लेके चलें। आपको भी फ़ायदा होगा, मुल्क को भी होगा। इट वुड बी अ विन-विन फॉर ऑल। थैंक यू। चलें सर, वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस योर टाइम, और बड़ा मज़ा आया आपसे बात करके। और जैसे कि सर ने बोला कि देखिए मुश्किलात तो बड़ी हैं, लेकिन हमारे पास रिसोर्सेज और पोटेंशियल जो है बहुत ज़्यादा है, और हम बड़ी आसानी से, चलें इतनी भी आसानी से नहीं, लेकिन टफ डिसीजंस लेके अपनी विल के ज़रिए इन सबको ओवरकम कर सकते हैं। और जैसे कि इन्होंने आपको ये भी कहा कि सब कुछ आपके हाथों में है यार। अपने टाइम को ज़रा बेहतर यूटिलाइज करें, अडेप्ट करें। ये दुनिया बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ रही है, अगर आप भी इसके साथ साथ नहीं चलेंगे तो बड़ा पीछे रह जाएंगे। बाकी आपको पता है क्या करना है। एक दफ़ा आपने ये सब कर लिया तो बस फिर लगे रहना, डटे रहना, देखते रहना है। सलाम अलैकुम।